हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 38। टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान। पेपर 1 में 60 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो अगर सिलेबस अब तक नहीं देखे होंगे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ एलडीसी एक्साइज और एसआई जैसे एग्जाम में भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि सिलेबस देखिएगा सबका हिंदी का लगभग सेम होता है। पीडीएफ और क्विज के लिए आपको टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट रहना है। वीडियो को चेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो पीडीएफ रहेगा तो आप लोग आराम से उसको रिवाइज कर लेंगे। और रिवीजन जानते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट होता है। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं, क्योंकि एजुकेशन मोटिवेशन को आगे बढ़ाते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 38। यहाँ पे देखिए एक तरह का मुहावरा देखने को मिल रहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसमें जो दमड़ी शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? जो यूट्यूब का जो पोस्ट होता है तो वहाँ पे ना कम्युनिटी टैब में इस क्वेश्चन को डाला था। तो बताइए जरा कि दमड़ी का क्या अर्थ होता है। देखते हैं कौन कौन आंसर आप लोग देते हैं या किसको पता है, देखा जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। आश्रमवासी में कौन सा समास है? समास का प्रकार बताना है। आश्रमवासी में द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष इसमें समास है। ऐसा क्यों? आश्रमवासी का अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या आएगा? आश्रम का वासी। ओके, चलिए। और कारक चिन्ह तो याद होगा, का, के, की वगैरह। जब कारक चिन्ह, जो प्रसर्ग चिन्ह होता है, कारक चिन्ह आप उसको बोलते हैं। तो काके के किस में आता है? तो वह आता है आपका संबंध कारक। तो इसमें जो है ना से संबंध तत्पुरुष का ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में एग्जाम में हो सकता है ना कभी कभी दे देते हैं आपको कि बताइए कि इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, या डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो ऑप्शन डाल देंगे, कर्म तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ओके, तो इस तरह से आपको ऑप्शन डाले जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इसमें संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, क्योंकि आश्रमवासी का अगर समास विग्रह किया जाए तो आश्रम का वासी हो गया। और जब इसका समस्त पद लिखा जाता है इस समास में, जो मैं बात कर रहा था संबंध तत्पुरुष में, तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और विभक्ति चिन्ह आपको पता होगा कारक में यूज होता है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के भी 6 उपभेद होते हैं, और बाकी समास का तो 6 भेद होता ही है। 4 यहाँ पे मेंशन है आपको, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। अब एक बचा है आपका द्वंद्व समास, और एक बचाएगा द्वंद्व समास, एक अव्ययी भाव समास। तो इतना टोटल 6 समास के भेद होते हैं, समझ गए। द्विगु समास में पहला शब्द जिसका संख्यावाची होता है, जैसे त्रिभुवन वगैरह का नाम सुने होंगे, ओके, त्रिफला वगैरह, दशानन वगैरह। उसके बाद आपका तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा कर दिया। इसमें ना उत्तर पद प्रधान होता है ना, ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में देखिएगा आप लोग, इसमें 2 चीज होता है, एक आपको उपमेय या उपमान का संबंध देखने को मिलेगा, या विशेषण और विशेष्य का उपबंध देखने को मिलता है। जैसे नील कमल हो गया आप लोग को, जैसे नीला है जो कमल आप लोग बोलते हैं, इस तरह से। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता, यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। न तो प्रथम पद न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें कोई अन्य पद की प्रधानता होती है ना। जैसे मैं बात करूँ गजानन, तो गज है आनंद जिसके, यानी कि जिसके सर में जो ऐसे हाथी का सिर लगा हुआ है, तो उनको बोलते हैं गणेश जी ना। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो गणेश जी के बारे में बात कर रहा है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है, अन्य पद प्रधान। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है ना, जैसे थाली लोटा, माता पिता, भाई बहन वगैरह, इस तरह का। समझ गए? सारी चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, पीडीएफ में सही कर दूंगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ? उपसर्ग धातु के, धातु मतलब मूल शब्द बोल सकते हैं आप लोग, तो धातु के पहले लगता है उपसर्ग और धातु के बाद में लगता है प्रत्यय। चलिए देखते हैं। सामूहिक भोजनालय, प्रोत्साहित और रसोई घर। देखिए सामूहिक में समूह प्लस एक बना हुआ है, तो इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। भोजन प्लस आलय, इसमें आलय प्रत्यय लगा हुआ है। प्रोत्साहित में प्र प्लस उत्साह प्लस इत, इसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय है। क्वेश्चन कभी कभी नहीं ज्यादा हार्ड बनाना होता है, तो इस तरह से कर देते हैं कि बताइए कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ध्यान दीजिएगा। प्रोत्साहित में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी। और रसोई घर में रसोई प्लस घर हो जाएगा, यानी कि रसोई घर, रसोई के लिए घर ना। चलिए, इसमें भी तत्पुरुष समास है, रसोई घर में भी तत्पुरुष समास है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय है। तो सामूहिक में समूह प्लस एक हो गया, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। भोजनालय में भोजन प्लस आलय, आलय इसमें लगा हुआ है। और प्रोत्साहित में प्र प्लस उत्साह प्लस इत, जैसे कि पहले बता चुका हूं, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है और प्र उपसर्ग लगा हुआ है। तो एक ऐसा शब्द है प्रोत्साहित जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, आप लोग देख लीजिए, इसमें रसोई प्लस घर से मिलकर बना हुआ है। तो सही आंसर आपका सी हो गया। ओके, समझ में आ चुका होगा सारा चीज।
क्वेश्चन 3 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द मातृ का पुल्लिंग है। मातृ का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनना, जेंडर आप लोग चेंज करते हैं ना कि इसका मैस्कुलिन है जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो उसी तरह से है मातृ एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा, माता, पितृ, भूमि या फिर जन। इसका सही आंसर माता नहीं होगा, आप लोग को पृथ्वी लगाना है ना, पृथ्वी होगा इसका सही आंसर स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी ये स्त्रीलिंग शब्द जो मातृ है उसका सही पुल्लिंग शब्द पृथ्वी होगा। ठीक है, जैसे मातृ प्रधान देश आप लोग बोलते होंगे और पृथ्वी प्रधान देश। ठीक है, जैसे कि हमारा भारत क्या है, यहाँ पे पृथ्वी प्रधान देश है, यहाँ पे जो घर में जो गार्जियन या हेड होते हैं वो पिताजी होते हैं। बाकी तो शब्द पता होगा, माता, भूमि तो पता होगा। जन का मैं यहाँ पे अर्थ बताना चाहूँगा। जन देखिए एक तरह का ना पुल्लिंग शब्द है, और आप लोग सुने होंगे कभी, अगर देहात से आप लोग बिलोंग करते हैं खासकर, तो वहाँ से सुने होंगे ना कि 2 जन आज काम करने आए, सुने कभी किसी से कि 2 जन काम करने आए थे। तो जन मतलब व्यक्ति होता है, और यहाँ पे ना पुल्लिंग के लिए ही है जो ऐसे प्रयुक्त होता है जन, याद रख सकते हैं मातृ, पृथ्वी। ये इजी क्वेश्चन था। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मुहावरे का क्या अर्थ है, ध्यान समझिएगा इसको। ये जो दमड़ी होता है ना, आप लोग कभी सुने हैं पैसा और रुपये के बारे में पता है 4 आना, 8 आना, 16 आना, समझे हैं। 16 आने मिलाकर 1 रुपये बनता है। 16 जब आना हो जाता है, 16 आना तो आने बोलेंगे, तो वह 1 रुपये बनता है आपका ना। तो इस तरह से जो 25 पैसा होता है ना, 25 पैसा आप लोग बोल सकते हैं, जो 25 पैसा होता है, 25 पैसा, उसको आप लोग 4 आना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 आने से बोलते हैं, क्योंकि 25 चौका 100, 1/4 है, तो इसको 1/4 कर लिया जाए, तो ये 4 आना होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। 16 आना मतलब 1 रुपया होता है ना, तो बोलता है ना तुम्हारा बात ना 16 आना सही है, यानी कि 100% सही है। तो ये सभी थोड़ा थोड़ा चीज़ कुछ आइडिया होना चाहिए। जो दमड़ी होता है ना, 1 पैसे का 8वां हिस्सा होगा। क्या होगा, 1 पैसे का या 8वां हिस्सा होता है, यानी 1 पैसा है उसका 8वां भाग, यानी कि 1/8 पैसा को आप लोग बोलते हैं एक दमड़ी। तो सोच लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है, उसका चमड़ी आप लोग ले सकते हैं लेकिन उसका दमड़ी नहीं ले सकते, यानी 1 पैसा का उसका 8वां हिस्सा भी नहीं ले सकते हैं। सोचिए कि वह किस कदर वह कंजूस इंसान है। तो इसका अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा कंजूस होना, यानी कि अत्यधिक कंजूस होना ना। तो इसका अर्थ यही होता है। समझ में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी का अर्थ होता है 1/8 पैसे ना, ध्यान दीजिएगा। इसको जाइएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे जो कम्युनिटी टैब होता है उसमें भी क्वेश्चन को ना पोस्ट किया था। आपको मतलब क्वेश्चन को पोस्ट नहीं किया था, सिंपली वहाँ से पूछा था कि दमड़ी का क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन वहाँ पे ना डाल दिया था। और हाँ, कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन पूछता हूँ कभी कभी भूल जाता हूँ आंसर उसमें देना, मतलब कमेंट बॉक्स में। बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसी में प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अल विराम चिन्ह को पहचाने। आज देखते हैं ना कि कौन इसमें गलत करता है, क्योंकि अल विराम और जो है से अर्ध विराम में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए मुझे क्वेश्चन डालना पड़ा। तो देखिए, आप लोग जो पढ़ाई करते हैं ना, तो आप लोग को उस चीज़ पर काम करना चाहिए ना, जो चीज़ आपका एरिया जो है से कमज़ोर है, या जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है से आपको फ्यूचर में फंसाएगा ही वो चीज़ जो आप लोग नहीं जानते होंगे। और हिंदी से रिलेटेड है तो आपको जानना ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। निम्न में से अल विराम चिन्ह को पहचानना। यहाँ पे दिख रहा होगा ए साइन, ए साइन, ए साइन और ए साइन। कौन सा इसमें सही है, अल विराम बताना है, ठीक है, अर्ध विराम नहीं है। देखिए, आप लोग कन्फ्यूजन अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा, अर्ध विराम और अल विराम। अर्ध विराम होता है मुख्य अतिथि आ गए वह शीघ्र चले जाएंगे, तो अर्ध विराम कुछ इस तरह का होता है, आधा विराम करना है। जबकि अल विराम होता है थोड़ा सा रुकना होता है, वहाँ पे अल विराम लगाते हैं, ए वाला सिंबल होता है। अब ये तो आपका फुल स्टॉप होता है ना, चलिए इसको आइडिया रखिएगा। तो आंसर इसका हो गया, आपका पूछा क्या था, अल विराम, तो अल विराम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट जरूर रहिएगा। और जितना भी योजक चिन्ह आप लोग को है ना, योजक चिन्ह मतलब जो पूर्ण विराम, जो विराम चिन्ह है वो सारा जो है आपको मैं आज शेयर करने वाला हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे हो सकता है अगर पीडीएफ ही बनाकर देना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। निम्न में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। तो वाक्य तो पता होगा, रचना के दृष्टिकोण से 3 तरह के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, जिसको साधारण वाक्य नाम से भी आप लोग जानते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो यहाँ मिश्र वाक्य से क्वेश्चन है, तो पहचानिए क्या है, कौन सा इसमें मिश्र वाक्य है। गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। वह कुछ दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया। वहां स्थित छोटे गांव के चारों ओर जंगल था, और नहीं होगा, और होगा, जंगल था। वह काली भैंस जो खेत में चर रही थी मोहन की थी, ठीक है। तो इसमें कौन सा जैसे मिश्र वाक्य है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
मिश्र वाक्य देखिएगा, आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी और हिंदी को ना देखिए मैं सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ता था, बहुत सारे टॉपिक ना इससे कनेक्टेड होते हैं तो समझने में आसानी हो जाता है। तो एक चीज़ पढ़े होंगे आप लोग, प्रिंसिपल क्लाउज पढ़े होंगे और एक पढ़े होंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज जो होता है एक ऐसा क्लाउज होता है जो अपना मतलब मीनिंग के लिए किसी और क्लाउज पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लाउज को जो है सिर्फ दूसरा क्लाउज पर डिपेंड रहना पड़ता है। वह काली भैंस मोहन की थी, तो वह काली भैंस मोहन की थी, इसको अब किसी का मीनिंग का जरूरी है नहीं है। जो खेत में चर रही थी, जो खेत में चर रही थी, यहाँ पे देखने को मिला यह सबऑर्डिनेट क्लाउज का एग्जांपल, यानी कि जो खेत में चर रही थी वह मोहन की भैंस थी, ठीक है, काली भैंस थी। तो अपना मीनिंग के लिए वह काली भैंस मोहन की थी उस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सबऑर्डिनेट है। अब ये प्रिंसिपल क्लाउज देखने को मिल जाएगा, इसका थोड़ा सा हिस्सा इधर है, थोड़ा सा हिस्सा इधर है ना, इस तरह से भी लिखा जाता है। इस तो देखिएगा हिंदी और इंग्लिश में भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है लिखने का, लैंग्वेज बहुत ही आकर्षक लगता है कि थोड़ा सेंटेंस को यहाँ लिखेंगे और इसको ना दो जो है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉमा के बीच में सेपरेट करके जो है लिख देते हैं, उसके बाद जो ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन देना होता है उसके बाद यहाँ से ये सेंटेंस कनेक्ट हो जाता है में, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, इसको भी ध्यान रखें। तो यही मिश्र वाक्य एग्जाम्पल है, मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य एग्जाम्पल तो समझ गए कि यही हो गया। बाकी जो देख रहे हैं आप लोग, गली में शोर हुआ और सब लोग बाहर आए, यह एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य होता क्या है? संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य जो है से रहते हैं और उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा और, ठीक है, तथा ये सब किंतु वगैरह जो साइन होगा ये सब से जो है से आप लोग को जुड़ा रहेगा। जो दो क्लाउज होगा, तो दोनों क्लाउज जो होता है प्रिंसिपल क्लाउज होता है अगर इंग्लिश में बात करें तो, यानी कि मुख्य उपवाक्य होता है संयुक्त वाक्य में। और सरल वाक्य तो कहानी एकदम साफ है, जिसमें एक ही मतलब क्रिया बोलते हैं, एक ही चीज़ के बारे में बात करता है, उसको आप लोग सरल वाक्य एग्जाम्पल बोलते हैं। ओके, चलिए, तो ये सारा हो गया, देख लीजिएगा इसका आंसर डी हो गया। यहाँ पे ना कुछ चीज़ है, अभी मिश्र वाक्य के बारे में बता देता हूँ, देख लीजिएगा मिश्र वाक्य की पहचान। तो मिश्र वाक्य की पहचान है कि सेंटेंस में आप लोग को देखने को मिलेगा आपस में, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो इत्यादि। तो ये सब शब्द अगर देखने को मिलता है ना, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। जैसे अगर वो पढ़ता है तो पास हो जाता है, इस तरह का सेंटेंस होगा। तो एक दूसरा पर डिपेंड रहता है दूसरा क्लाउज ना, समझ लीजिएगा। दो चीज तरीका बता दिया पहचानने का, तो पहचान लीजिएगा। और संयुक्त वाक्य तो हो ही गया कि और, अथवा, और, किंतु वगैरह, तथा शब्द वगैरह देख लीजिएगा। और दोनों जो वाक्य होगा, उपवाक्य होगा ना, दोनों किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे समझ लीजिए गली में शोर हुआ, तो गली में शोर हुआ जो उपवाक्य है अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है भाई। और सब लोग बाहर आ गए, ये भी जैसे अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का मीनिंग निकल रहा है। और बीच में और जो है आप लोग को देखने को मिल रहा है कंजक्शन, यानी कि जैसे योजक यूज हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे संयुक्त उपवाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। बाकी कुछ मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल देख लीजिए। जो औरत बाहर बैठी है वो मेरी दादी है, तो जो लग गया। जो लड़की कमरे में बैठी है वो मेरी चचेरी बहन है। यदि आप मेहनत करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। ओके, तो तुम इतना अच्छा से कैसे लिख लिए, ठीक है, चीटिंग किया होगा जरूर आपने। तो इस तरह से देख लीजिएगा मिश्र वाक्य एग्जाम्पल हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पे नहीं वर्ड लगाया हुआ है ना, ध्यान से पढ़ा जाए। अर्धांगिनी, मूर्ति, नारी या फिर जीवन, ऐसे तीनों के तीनों ऑप्शन ना यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब स्त्रीलिंग तो है ही, तो क्वेश्चन इजी बन गया। लेकिन जीवन के साथ अगर या कुछ अलग तरह के वर्ड डाल देंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन शब्द एक पुल्लिंग शब्द है ना। लिंग आपको पता है ना, हिंदी में आपको लिंग भी पढ़ना है, अंग्रेजी में इसको आप लोग जेंडर बोलते हैं। तो हिंदी में दो लिंग होता है ना, आप लोग को देखने को मिलेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वगैरह होता है इस तरह से, कभी कभी उभय लिंग वगैरह भी लोग बोल देते हैं। आंसर हो गया डी। तो जीवन एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी अर्धांगिनी आप लोग पता है पत्नी को बोला जाता है, मूर्ति और नारी, ठीक है, ये सारे शक्ति के रूपक हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। तो जीवन इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नाक भौं चढ़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपमान होना, घृणा या असंतोष प्रकट करना, परेशान करना या फिर गिड़गिड़ाना, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह करना को गिड़गिड़ाना आप लोग बोलते हैं। देखिए, नाक भौं चढ़ाना मतलब आप लोग सुने हैं कि जब ने उसको मतलब घर में दो बच्चे हैं, समझिएगा, आप लोग बताता हूँ इसको कि घर में दो बच्चे हैं, तो आप ना 3-4 टॉफी ले आइएगा, तो एक बच्चा को एक टॉफी दीजिएगा और दूसरा को 3-4 टॉफी दे दीजिएगा। तब वो दूसरा वाला बच्चा जिसको कम टॉफी मिला उसको देखिएगा वो कैसे करेगा, नाक भाव चढ़ा लेगा वो, ठीक है। तो जिस तरह से एक्सप्रेशन उसका होगा ना, उसी को नाक भाव चढ़ाना बोलते हैं। गुस्सा बोलेगा मुझे इतना ही और चाहिए मतलब कुछ ऐसे तरह से बोलेगा। तो मेरा तो भी कहानी कुछ बचपन में ऐसा ही था, कभी स्टोरी सुनाऊंगा। तो घृणा या असंतोष प्रकट करना जो एक होता है, उस
होता है इसका अर्थ ना नाक भाव चढ़ाना का। तो ये मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है घृणा या असंतोष प्रकट करना। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना, या सिंपली अभ्यास भी आप लोग बोल सकते हैं। कुछ कुछ और भी जो मुहावरे हैं उसके अर्थ बता देते हैं, जैसे पानी पानी होना, गाना भी चल रहा है आपका, पानी पानी हो गई नहीं, तो पानी पानी होना का अर्थ होता है अधिक लज्जित हो जाना, ठीक है, असेम्ड हो जाना। पानी उतारना का मतलब होता है ना इज्जत लेना, ठीक है। और नमक हराम होना मतलब अकृतज्ञ होना, सुने होंगे कि नमक हराम किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकृतज्ञ होना यानी कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसको नमक हरामी करना बोलते हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का बी हो गया। क्वेश्चन 9, अब की अब और जबकि जब के साथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो किसी की जिम्मेदारी न लेना एक लोकोक्ति है, ठीक है। लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसको आप लोग कहावत ही बोलते हैं ना, लोकोक्ति को आप लोग कहावत भी बोल सकते हैं। तो लोकोक्ति का क्या अर्थ है, जो अब की अब और जबकि जब के साथ किसी की जिम्मेदारी न होना, किसी की जिम्मेदारी न होना, थोड़े दिन की शान शौकत, जीवन में विपत्ति सब पर आती है, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। देखिए इसका सही आंसर ना डी होगा। अब की और जब की जब के साथ, यानी कि जब मैटर आएगा तब देख लेंगे, यानी कि सदा वर्तमान की ही चिंता करना चाहिए। अभी हम लोग आज के बारे में सोचेंगे, जब कल आएगा तो कल के बारे में सोचेंगे। तो बोला भी जाता है आपको कि वर्तमान को अच्छे से इंजॉय करके जिए आप लोग, फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में थोड़ा सा तो होना चाहिए, बट वर्तमान को फुल इंजॉय करके जिए, फ्यूचर कौन देखा है। तो सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, तो ठीक है। तो अब की अब और जब की जब के साथ एक लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग लिखा हुआ है बाकी सारे जो लोकोक्ति हैं उसके भी बताता हूँ अर्थ। जैसे कि किसी की जिम्मेदारी ना होना, इसके लिए आप लोग को कहावत यूज कर सकते हैं, आगे नाथ न पीछे पगा। बोलते हैं ना जिसका आगे नाथ है न पीछे कोई पगा है। नाथ मतलब स्वामी भी होता है, ठीक है, मालिक वगैरह बोल सकते हैं, नाथ का तात्पर्य होता है। थोड़े दिन की शान शौकत का अर्थ होता है 2.5 दिन की बादशाह, यानी कि आपका बादशाह जो है चीफ मिनिस्टर कितने दिन के लिए बने हैं, 24 घंटे के लिए बने हैं, ठीक है, नायक। उसका देख लीजिए जियो 24 घंटे के लिए था या फिर 2 घंटे के लिए था, मुझे एक्चुअली में याद नहीं अभी आ रहा है ना कि ये 1 दिन के लिए बना था या फिर 2 दिन के लिए, अब देखना पड़ेगा, अचानक से माइंड से उतर गया। तो देख लीजिए आप लोग भी, थोड़े दिन की शान शौकत 2.5 दिन की बादशाहत हो जाएगा। जीवन में विपत्ति सब पर आती है, इसके लिए होता है आज हमारी कल तुम्हारी ना, यहाँ पे जो अल विराम लगा है वो गलत जगह लग गया है ना, आज हमारी कल तुम्हारी होगा। जीवन में विपत्ति सब पर आती है, आज हमारी कल तुम्हारी, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब की अब जब के साथ मतलब होता है, समझ गए, वर्तमान के बारे में चिंता आपको करना है। मैंने श्याम के लिए उपहार खरीदा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सिंपल सी बात है, के लिए जो है आपका यूज किया हुआ यहाँ पे, तो के लिए आपका आता है संप्रदान, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। अधिकरण मतलब होता है में और पर होता है, आपादान होता है से ना, ध्यान दीजिएगा, आपादान होता है से होता है, और यह से जो होता है वह जुदा होने के लिए अर्थ होता है, यानी कि कभी भी अलगाव या बोल सकते हैं कि बिछड़ना का सेंस होता है, जुदा होने के सेंस में ये होता है आपादान। संप्रदान के लिए तो हो ही गया, संबोधन हे हो अरे होता है, विभक्ति चिन्ह अगर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है या नहीं है, मुझे याद भी नहीं रहता डाला हूँ कि नहीं। बाकी करण से भी होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये भी विभक्ति चिन्ह करण से ही होता है। अंतर आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे से जो होता है आपादान में, यह आपको देखने को मिलेगा, यह बिछड़ने का सेंस देता है, जैसे पेड़ से पत्ती गिरती है तो वहाँ पे से आपादान कारक हो गया, तो इसको अंडरस्टैंड कर लें। जी हाँ, है सारा देख लीजिएगा, विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे, तो यही जो कारक चिन्ह होता है उसको परसर्ग चिन्ह के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी दे देंगे आपसे कि बताइए कि कारक चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है। 3-4 ऑप्शन डाल देंगे, परसर्ग वगैरह निपात वगैरह डाल देंगे, अव्यय और कुछ ऑप्शन डाल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 8 देखने को मिलता है विभक्ति चिन्ह, और सबका चिन्ह देख लीजिए, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान संबंध अधिकरण संबोधन। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा काके की को या के लिए होगा, इसमें देने का भाव होता है। ये क्वेश्चन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं संप्रदान में और संबंध में, इसमें भी आपको ना के वगैरह देखने को मिल जाता है, के लिए वगैरह। तो यहाँ पे किसी को कोई चीज़ देते हैं को वगैरह, ठीक है, तब जो ऐसे यूज होता है। तो इसमें संप्रदान में और संबंध में आपको जो है को या के लिए का भाव इसमें होता है, देने का भाव होता है। जब किसी कुछ देते हैं तब जो ऐसे इसमें होता है यूज आपको संप्रदान। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा सारा, संबंध में तो देख ही लिया आपने, आपादान बता ही दिया, अलग होने के अर्थ में होता है, अधिकरण में और पर होता है, और संबोधन हे हो अरे। हवाई जहाज में कौन सा समास है, हवाई जहाज में कौन सा समास है, चलिए
देखिए कुछ कुछ तो लोग सोच रहे होंगे नहीं इसको द्वंद्व समास लगा दें, द्वंद्व समास लगा दें, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास में देखिएगा ना हाइफन चिन्ह जो योजक चिन्ह होता है यूज हुआ रहता है। आपको आइडिया होगा कि जैसे भाई बहन हो देखे होंगे आप लोग, थाली लोटा हो गया, दाल रोटी हो गया, तो ये सब में ना योजक चिन्ह यूज रहता है। और यहाँ पे हवाई जहाज में जो है योजक चिन्ह यूज किया हुआ है। तो एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन आपको ये बनेगा कि क्या इसको द्वंद्व समास लगाया जा सकता है, तो जी नहीं, इसमें द्वंद्व समास नहीं लगाया जा सकता है। अगर इसका हम लोग समास विग्रह करें तो क्या आएगा, हवाई जहाज या क्या बनेगा, हवा का जहाज ना, ये ना बनेगा, ठीक है ना। तो हवा का जहाज होगा उसको आप लोग हवाई जहाज बोलते हैं, जो जहाज हवा में उड़ता है उसको आप लोग हवाई जहाज बोलते हैं। तो हवा का जहाज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपको संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल ये आ जाएगा, ठीक है। काका की वगैरह देने के लिए अर्थ नहीं है कि यहाँ पे हम संप्रदान लगा दें, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल आएगा। तो इसमें एक तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष समास में ज़्यादा अंतर तो जाके बोलें तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। अव्ययी भाव समास में आप लोग को देखने को मिलेगा पहला पद अव्यय होता है ना, और समस्त पद भी एक अव्यय जैसा ही कार्य करता है, तो इसको याद रखते हैं। जैसे यथाशक्ति हो गया, आप लोग प्रतिदिन वगैरह आप एग्जाम्पल का नाम एग्जाम्पल होता है। कर्मधारय द्वंद्व तो पहले डिस्कस कर ही दिया है। क्वेश्चन 12 देखा जाए, परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा। परोपकार में जो संधि देखने को मिलेगा इसका सही होगा पर जो उपकार ना, उपकार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। पर जो उपकार आपका बन जाएगा परोपकार। देख लीजिएगा यहाँ पे ना गुण संधि का एग्जाम्पल है, यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, होगा गुण, इसमें गुण संधि आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा पर में आपको देखने को मिलेगा अ, पर, ऐसे पढ़िए, अ यहाँ पे वर्ण आ रहा है और इसमें उ आ रहा है, और उ मिलके क्या बन गया, और उ मिलके ओ बन गया। यहाँ पे ना इसमें गुण संधि आता है ना, अभी गुण संधि दिखाता हूँ, अभी गुण संधि आ जाएगा। देख लीजिएगा इस तरह से होता है, वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। गुण संधि में जब अ आ के साथ ई या ई का मेल होने पर ए उ पर मतलब सब ये लिखा हुआ है, अ आ के साथ ई और ई मिलेगा तो यहाँ पे ए बन जाएगा। छोटी और बड़ी उ के साथ मेल ए, छोटी और बड़ी उ का मेल होने पर ओ, ठीक है, मैंने कोई अन्य स्वर होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो री का मेल होने पर और हो जाता है। तो कहीं भी देखिएगा ए ओ और हो जाता है तो वहाँ पे गुण संधि आता है, जैसे देवेंद्र है यहाँ पे, ठीक है, तो देख सकते हैं गुण संधि एग्जाम्पल है। रीड कर लीजिएगा सारा पांचों के पांचों जो स्वर संधि है ना, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, तो सारा आज मैं डाल दिया हूँ। इस स्लाइड में आपको 3 देखने को मिल रहा है और 2 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो सबका मैं डाल दिया हूँ, सबके एग्जाम्पल को सही देख लीजिएगा ना। आयादी स्वर संधि, वृद्धि संधि होता है, सब बता दिया। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, शब्द नहीं है यहाँ पे, कौन से शब्द है यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो बताइए कौन सा हमेशा एक वचन में ही आएगा। दर्शन, सत्य, पानी, पानी दर्शन होश, सत्य नाक पानी, सत्य दर्शन होश। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो सत्य है, नाक है और पानी है वो हमेशा एक वचन में होता है। और आपको ध्यान से देखिए जो कहीं भी पानी वगैरह आ जाएगा ना तो मेटेरियल नाउन आता है यानी कि द्रववाचक संज्ञा, तो उसको आप लोग समझ लीजिए कि वो एक वचन में यूज होता है, उसका बहुवचन नहीं बनता है। ओके, आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो सदैव एक वचन में रहता है शब्द उसको देख लीजिएगा, यह जो ऐसे सत्य है, पीतल है, पानी है, नाक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे सारा चीज़ तो यहाँ पे मिल चुका है आपको, नाक, पानी और सत्य वगैरह। पीतल एक एक्स्ट्रा वर्ड था इसमें, पीतल वगैरह भी एक तरह से देखिएगा मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? एलवाई है कॉपर प्लस जिंक का ना, इसको आप लोग ब्रास के नाम से जानते हैं। तो एक वचन में रहने तो हो गया आपको एक वचन में, और बहुवचन में दर्शन हो गया, होश हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये सब हमेशा जो है बहुवचन में यूज होता है, तो इसको आइडिया रख सकते हैं। इस तरह से सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 14, मैंने मीठा खाया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? काल का नाम तो आप लोग सुने होंगे, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं आप लोग। काल कितने प्रकार का होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, 3 तरह के काल होते हैं। तो मैंने मीठा खाया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, भविष्यत काल या फिर आसन भूतकाल? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आसन भूतकाल एक ऐसे भूतकाल को आप लोग बोलते हैं जो अभी वर्तमान समय से जस्ट पहले खत्म हुआ हो। वैसे अगर अंग्रेजी में बात कीजिएगा तो यह प्रेजेंट, मैंने मीठा खाया है, इसमें आप लोग चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, थोड़ा सा अंतर हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में चलते, जैसे आप लोग पढ़े होंगे उसने वह आया है, मैंने खा लिया है, इसको आप लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आई हैव ईटेन, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस तरह क्या आएगा तो उसको आप लोग प्रेजेंट में मत लगा लीजिएगा। मैंने मीठा खाया है एक आसन भूतकाल का एग्जाम्पल होगा, यानी कि अभी जो है वर्तमान से कुछ ही देर पहले जो है समाप्त हुआ है ना, तो ये आसन भूतकाल के एग्जाम्पल में आता है। मैंने मीठा खाया है, मैंने आम खाया है, इस तरह के एग्जाम्पल होगा।
वह इधर उधर घूमती रहती है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय क्या होता है? अव्यय कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कि किसी भी आप लोग बोलिएगा लिंग में, वचन में, कारक में कहीं भी जो है से परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो शब्द इधर उधर दिख रहा है ना, हियर एंड देयर, या भी अंग्रेजी में इसको टू एंड फ्रो भी आप लोग बोलते हैं। टू एंड फ्रो एक तरह का बोल सकते हैं फ्रेज है। तो टू एंड फ्रो का मतलब ही इधर उधर होता है। तो इधर उधर जो है एक अव्यय शब्द आप लोग को देखने को मिलता है, अविकारी शब्द, जो कि किसी भी काल, वचन, लिंग, कारक में परिवर्तन इसका नहीं होगा। इधर उधर शब्द क्या होना है? कुछ नहीं। लेकिन वह अगर लड़का के लिए होगा तो चेंज हो जाएगा, अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वे लोग भी हो सकता है, तो सब चेंज हो जाएगा, घूमता घूमते भी हो सकता है। तो इधर उधर इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वे शब्द जिसमें किसी लिंग, वचन, काल, पुरुष, ठीक है, कारक आदि के कारण बदलाव नहीं आता है, वे अव्यय कहलाते हैं। पुरुष कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी पर्सन वगैरह बोलिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ कोई पर्सन नहीं, यहाँ पे वह रहता, ठीक है, वे रहता, लड़का रहता, लड़की रहता, सबके लिए जो है सही सेम रहता है, इधर उधर बदलना नहीं है इसको, इसीलिए अव्यय है। जैसे आज है शब्द, कब है, इधर उधर जो कि आंसर था, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, अतः इत्यादि सब आपको अव्यय देखने को मिलते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सब कुछ अव्यय के भेद हैं, इसको आइडिया रखिएगा। तो अव्यय के 4 भेद माने जाते हैं। आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन 16 इनमें कौन सा कर्मवाच का उदाहरण है? कर्मवाच का उदाहरण बताना है। कर्मवाच तो वाच तो आप लोग समझते होंगे, अंग्रेजी में इसको वॉइस कहा जाता है ना। चलिए, तो हिंदी में 3 तरह के आपको वाच देखने को मिलेंगे। कर्मवाच एक तो हो गया यहाँ पे, कर्तृवाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और जो भाववाच्य होता है उसमें किसी के भाव के बारे में बात किया जाता है वहाँ पे, जैसे मुझसे चला नहीं जाता वगैरह, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस तरह से कुछ चीज़ आता है। देख लीजिए इसमें कौन कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस का आपको एग्जाम्पल इसमें बताना है। चिट्ठी भेजी गई, लड़का पुस्तक पढ़ता है, श्याम चिट्ठी लिखेगा, लड़का दौड़ रहा था। सारे के सारे यहाँ पे न कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल है, एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में जो चिट्ठी भेजी गई, ध्यान दीजिएगा, भेजी गई यानी कि अब तक जो है उसको भेजा जा चुका है, समझ रहे हैं बात को, तो यानी कोई इसको भेज चुका है। तो इसमें जो है आपका कर्मवाच्य का एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसमें कर्म की प्रधानता हो रही है ना। चलिए, आंसर इसका ए हो गया। समझ लीजिएगा, हिंदी में 3 तरह का आपको वाच्य देखने को मिलेगा ना, और अंग्रेजी में 2 होता है। ऐसे तो अंग्रेजी में भी 3 होता है, एक तरह का मिड वॉइस या क्वासी पैसिव भी बोलते हैं उसको। एक लोकोक्ति है जिसका नाम है कोयले की दलाली में मुंह काला। तो कोयले की दलाली में मुंह काला लोकोक्ति का क्या आशय है? बुरों के साथ बुराई ही मिलती है, बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, या अपने आप से डरना। अपने आप से क्या डरने की आवश्यकता है? देखिए, हाँ, गलत करते हैं तब अपने आप से भी डर लगेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा ना, कोयले के दलाली मुंह काला, यानी कि कोयला के दलाली आप लोग कीजिएगा तो मुंह तो काला हो ही जाएगा, ठीक है। कोयले के साथ दोस्ती कीजिएगा तो हाथ तो काला होना ही है। तो बुरे के साथ ना बुरा ही मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अपना अच्छा संगति रखिए। कल आप लोग के लिए एक तो मोटिवेशनल कोट आज डाला था, कल भी जो है से एक चीज़ आपको मोटिवेशनल कोट मिलने वाला है। तो कनेक्ट रहिए, बहुत चीज़ देखने को मिलेगा इस चैनल के साथ। बुरों के साथ बुरा ही मिलती है, कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का यही अर्थ है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे कुछ और भी लोकोक्ति है। खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ऐसे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत कठिन परिश्रम का थोड़ा लाभ इसका हो जाएगा। इसका अर्थ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कहने का तात्पर्य है किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, ठीक है। यानी कि देखते हैं ना कि मतलब कोई गुस्सा आ गया तो गुस्सा में क्या किया, कोई जो है से पेज फाड़ दी। एक लड़का आजकल था तो उसको गुस्सा आया, क्वेश्चन नहीं बना तो जो है से क्या किया, वह पूरा किताब में पेन गड़ा कर पूरा किताब को फाड़ दिया। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का चला गया वहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका हेरा फेरी देखे होंगे तो उसमें होगा अपने आप से डरना, ठीक है। तो जो अपने आप से डरता है उसको बोलते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो नजर चुराने लगता है तो समझ लीजिए वही हो गया ना। चलिए, क्वेश्चन 18 है, अर्थ के आधार पर कौन क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण के देखिएगा 4 प्रकार होते हैं, ओके। उसमें एक प्रकार यहाँ पे नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक या फिर स्थितिवाचक। तो क्रिया विशेषण के जो 4 प्रकार हैं उसमें स्थितिवाचक नहीं आता है। स्थितिवाचक अगर देखिएगा तो स्थानवाचक का ही जो है सही उपभेद है।
स्थानवाचक के दो उपभेद हैं, एक आपको देखने को मिलेगा स्थितिवाचक, एक होता है आपका एक होगा आपका दिशावाचक ना, दिशावाचक दिशा के बारे में बताएगा या इधर उधर उस तरह का चीज़। तो यह स्थानवाचक के एग्जाम्पल है। स्थितिवाचक कोई जैसे क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है, ठीक है, यह स्थानवाचक के ही उपभेद में आता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया। पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिएगा तो कम से कम आपको वीडियो में जो आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, तभी तो पता रहेगा ना कि आप लोग क्या पढ़ के रहेंगे, क्योंकि आप लोग को पीडीएफ में उतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है जितना मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको आंसर मिल सकता है, या फिर मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तब मैं वहाँ पर डालता हूँ, अदरवाइज आपको वीडियो याद रखना पड़ता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चलिए इसमें तत्सम से बताना है, गुलाम, श्रद्धा, झोपड़ियों या फिर आज़ादी। यहाँ पे ना क्वेश्चन मुझे लगता है ना गलत हो गया है, यहाँ पे होना चाहिए था क्वेश्चन कि कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक ना, इसको सही करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी गुलाम, झोपड़ियाँ, आज़ादी सब विदेशी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। देख लीजिए सही था ना, जी हाँ, यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं होने चाहिए, पीडीएफ में सही कर दूंगा। श्रद्धा जो शब्द है वह एक तत्सम शब्द है ना, श्रद्धा शब्द तत्सम, यानी कि जो संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रयुक्त होते थे उनको हिंदी भाषा में एज इट इज ले लिया गया है, यानी कि बिना परिवर्तन किए हुए, तब उसको तत्सम बोलते हैं, और अगर उसको परिवर्तन करके ले लिया गया तो उसको तद्भव बोलते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, श्रद्धा तो देख लिया आपने कि श्रद्धा जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आखिर होगा क्या? श्रद्धा का तद्भव क्या होगा बताइए जरा। यहाँ से देख सकते हैं जो शब्द यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं वे सारे गुलाम शब्द हैं, वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जो एक विदेशी शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। श्रद्धा तत्सम शब्द है, झोपड़ियों देखने को मिलेगा एक विदेशी शब्द है, और आज़ादी के बारे में बात करें तो एक फारसी का शब्द है ना, और यह विदेशी शब्द है, तो हो गया इस तरह से, मतलब अरबी बोल दे तो उतना काम चला जाएगा, तो भारत का थोड़ी है यह, ठीक है, तो यह विदेशी ही गिना जाएगा। तो इस तरह से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए डाल दिया था कि यह अरबी शब्द है और फारसी शब्द है, ठीक है। चलिए आंसर इसका भी हो गया, श्रद्धा एक तत्सम शब्द है, नहीं को काटना पड़ेगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन नहीं है। शाम, रात, कलेवा या फिर आंखें, सारे के सारे आपको स्त्रीलिंग शब्द देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट कलेवा ना। कलेवा आप लोग समझते हैं क्या होता है? कलेवा वगैरह शायद सुबह का खाना होता है, उसको आप लोग कलेवा बोलते हैं ना। तो जैसे कि मुझे तो पता है कि सुबह में जो काम करने आते, जैसे धान वगैरह का रोपनी होता था ना, तो रोपाई होता था, तो उस समय सब लोग आते थे, तो उनको सुबह का नाश्ता वगैरह दिया जाता था, उसको कलेवा बोला जाता था। तो देख लीजिएगा इस तरह से कुछ होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। तो स्त्रीलिंग शब्द यही नहीं है, बाकी शाम, रात और आंखें जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द। आंख शब्द स्त्रीलिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको याद रखें। क्वेश्चन 21, कुसुम शाम को घर गई में कौन सा काल है? इस सेंटेंस में आपको बताना है कि इसमें काल कौन सा है, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुसुम शाम को घर गई, इसमें सामान्य भूत एग्जाम्पल। पूर्ण भूत हुआ जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर बहुत दिनों तक शासन किया था, इस तरह से चला जाएगा। ओके, तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इस तरह का होता है। संदिग्ध भूत वगैरह में आ जाएगा आपका, जैसे कि उसका ट्रेन जो है छूट गया होगा, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल होता है। तो कुसुम जो शाम को घर गई है एक सामान्य भूत का एग्जाम्पल है, ठीक है, यह बीत चुका है तो सामान्य भूत में इसको आप लोग मानिएगा। देख लीजिए यहाँ पे काल वगैरह देख लीजिएगा, जो आप लोग देखते होंगे क्रिया के करने या होने के समय को आप लोग काल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको टेंस बोलते हैं। 3 तरह का काल होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो देख लीजिए आप लोग, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिकालदर्शी। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल आप लोग वीडियो चेकआउट कीजिएगा, तो मैं बताया था इसके बारे में ना। सामान्य वर्तमान काल हो गया, इसका वर्तमान काल का देख लीजिएगा भेद, अपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, संदिग्ध हो गया, तात्कालिक हो गया और फिर संभाव्य हो गया। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्य काल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 22, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह किस प्रकार का वाच्य है? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक या फिर विस्मयवाचक। देखिए ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, आप एक तरह का ना इच्छा या कामना कर रहे हैं, सेंटेंस से क्या लग रहा है आपको? ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, एक तरह का आप लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो यह जो है सबको इच्छावाचक वाक्य हो गया। आइए थोड़ा सा वाक्य के बारे में ना डिस्कस कर देते हैं आज। वाक्य का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, तो रचना के आधार पर वाक्य काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरह का आते हैं, सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य आप लोग देखिएगा इस तरह को साधारण वाक्य बोला जाता है कहीं कहीं, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य भी होता है, या सिंपली अगर देखिएगा तो इसको मिश्र वाक्य भी कहा जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए ना दोनों में। अर्थ के आधार पर आपसे पूछ देंगे कि वाक्य कितने भेद हैं, तो
8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो आपसे ई भी पूछ देते हैं 3 और 8 भी, तो दोनों चीज़ को याद रख लीजिएगा। अर्थ के आधार पर विधानवाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, निषेधवाचक मतलब कुछ मना वगैरह करना, प्रश्नवाचक हो गया, विस्मय आदि बोधक हो गया, संकेतवाचक हो गया और संदेहवाचक हो गया। ठीक है, चलिए तो ये भी इच्छावाचक यहाँ से जो सेकंड नंबर दिख रहा है वही इसका आंसर है, ऑप्शन सी। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, इस वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ है? तंदुल का अर्थ क्या होता है? चलिए इसका अर्थ बता दूं, बताना सही रहेगा यहाँ पे। तंदुल का अर्थ चावल होता है। जब पता होगा कि जब सुदामा जी जो द्वारिका जब विजिट किए थे, याद होगा आपको, तो वहाँ पे उनके पास कुछ था नहीं, तो वो मुरही होता है ना, मुरही का नाम सुने आप लोग? झाल मुरही खाते हैं नहीं जी? तो जो मुरही होता है ना, तो मुरही को लेकर गए थे वो, तो कुछ नहीं मिला था, तो वो छिपा रहे थे। आपको पता होगा कि कोई एक तुच्छ चीज़ था वो, मतलब कृष्ण जो आपको पता होगा कृष्ण भगवान द्वारका का राजा थे, वो एक जैसा मतलब सुदामा का कंडीशन कितना खराब था, एक तरह का दरिद्र इंसान बन चुके थे, तो उस तरह से बोल सकते हैं कि उनके सामने उनको कुछ हैसियत कुछ नहीं था, तो वह छिपा रहे थे। वह जो सुदामा जो तंदुल लेकर गए थे वो इसको छुपा रहे थे। तो तंदुल मतलब होता है चावल या एक तरह का मुरही आप लोग बोल सकते हैं ना। तो सुदामा के तंदुल का क्या अर्थ होता है बताइए? गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट या बढ़ चढ़कर बातें करना। तो देखिए भगवान जी होते हैं या फिर जो मतलब भगवान ही बोले, तो जो भगवान होते हैं आपसे ना कभी ना इतना पैसा रुपया पैसा वगैरह नहीं मांगते हैं, वो भी श्रद्धा मांगते हैं आपसे कि हाँ थोड़ा बहुत श्रद्धा अगर आपके दिल में मेरे प्रति है तो कुछ भी एक फूल भी चढ़ा दीजिए तो आपका मतलब पूजा हो गया, संपन्न हो गया, हुआ बस इतना ही काफ़ी है। तो भगवान के लिए जो तंदुल था, वो जो मुरही था, वह सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट था। तो उसको पता है कृष्ण जो स्वाद लेकर किस तरह से जैसे मतलब एक्सप्रेशन दिए थे, किस तरह से भाव प्रकट किए थे, वाह मजा आ गया, इतना तुम जो है स्वादिष्ट भोजन को अपने जो है छिपा कर रखे थे अब तक मित्र, इस तरह से कुछ हुआ था, तो आप लोग को आइडिया होगा। तो सुदामा के तंदुल का यही तात्पर्य होता है कि सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट ना, इसको आइडिया जरूर रखें। तंदुल का अर्थ आपको बता दिया, चावल होता है ना, जो कि भारत का एक स्टेपल फूड है, यानी कि मुख्य आहार। चलिए कुछ और बता देते हैं यहाँ पे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए कोई जिसको काम करने का जो है ना मन नहीं होता है, जो बहानेबाजी करते हैं, वो बोलते हैं कि अजगर करे ना चाकरी। चाकरी समझते हैं? चाकरी मतलब होता है चक्की पीसना वगैरह। तो पुराना जमाना से ये कहानी चलते आ रहा है कि लोगों को जब सजा दिया जाता था ना, तो उसको चक्की पीसने के लिए लगा दिया जाता था, क्योंकि पहले जैसे मिल वगैरह आज के डेट में जितना मिल है उतना था नहीं, तो वह चक्की से आटा पीसाता था, तो लोगों को चक्की पीसने के लिए लगा दिया जाता था। तो बोला जा रहा है कि अजगर जो है कभी चाकरी पीसा है और पंछी कभी काम किया है, लोग तो ऐसे ही खाता है, यानी सब कुछ जो है ईश्वर के भरोसे कोई छोड़ देता है। तो वहाँ पे जैसे इस लोकोक्ति का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। बाकी अटका बनिया दे उधार, यानी कि जो बनिया अटका रहता है वो क्या करता है, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, समझ गए? इस तरह से कुछ इसका अर्थ होता है। तो आई होप ये मज़ा आ गया होगा आज की क्लास में ना। आज की क्लास मुझे मतलब पर्सनली बोले तो आज की क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संग्रह था आज। इनमें से कौन संरचना के आधार पर वाक्य प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर पूछा है, अभी दिखाया था ना आपको, लास्ट टू लास्ट स्लाइड दिखाया था, उसमें संरचना के आधार पर वाक्य 3 भेद आपको बताया था। बताइए कि कौन सा भेद नहीं है? सरल, मिश्र, आज्ञार्थक या फिर संयुक्त वाक्य। ऑब्वियसली आज्ञार्थक नहीं था, यह जो है से संरचना के आधार पर नहीं, अर्थ के आधार पर वाक्य था ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और संरचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। तो आज्ञार्थक नहीं होगा, बाकी सरल, मिश्र और संयुक्त आपको तो आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस कर ही दिया था। क्वेश्चन 25 और आज का यह अंतिम प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द उभयलिंग है? उभयलिंग कहने का तात्पर्य क्या है? उभय का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों। आप लोग जब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए होंगे या सिमिलर किए होंगे तो वहाँ पे लिखते होंगे कॉमन ना, तो कौन मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में है। तो उभय का मतलब दोनों होता है। और अगर साइंस अगर बात करें तो आप लोग उभयचर के बारे में पढ़े होंगे जरूर कि यह जैसे उभयचर है, यानी कि पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रह सकता है, तो उसको आप लोग उभयचर का नाम बोलते हैं। जैसे सांप वगैरह, मगरमच्छ वगैरह के एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे। तो जो इसमें साइकिल जो शब्द है, ये सब जो है आपको उभयलिंग के एग्जाम्पल में आता है। बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा, चाचा, मामा, छात्र वगैरह ऐसे आपको ये सब पुल्लिंग के एग्जाम्पल में है ना। चलिए साइकिल जो है उभयलिंग आता है, दोनों तरह से स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों जैसा प्रयोग कर सकते हैं। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन के द्वारा किया गया था। इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल का था, तो कैसा लगा आप भी अपना फीडबैक जरूर दिए। आपका फीडबैक अपेक्षित रहता है।
और जब से एग्ज़ाम अभी आप लोग का पोस्टपोन हुआ है तब से आप लोग काफ़ी ज़्यादा निराश फील कर रहे हैं। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ आप लोग भी, क्योंकि चैनल पर व्यू और सब चीज़ देख रहा हूँ कि अभी लोगों का रुझान ज़्यादा नहीं है। देखिए यही होता है, क्या कीजिएगा, सिचुएशन थोड़ा सा झारखंड गवर्नमेंट का ख़राब है। तो मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि झारखंड के साथ साथ में आप लोग कोई और भी जो है ना ऐसे एग्ज़ाम होता है उसका भी आप लोगों ने साथ में प्रिपरेशन करा कीजिए, क्योंकि झारखंड के भरोसे रहिएगा तो हो सकता है ना कि अगर लास्ट स्टेज होगा तो उम्र भी आपका निकल जाए। तो ये मतलब कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, ठीक है, कि आपका उम्र जो है पास कर जाएगा, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट का सिचुएशन बहुत ख़राब है। और पता है कि सरकार जो है उसका उतना तो ध्यान तो रहता नहीं है कि मतलब लोगों को क्या करना, उन लोग का अलग ही दुनियादारी चलते रहता है। तो आपको सोचना है, और साथ में साथ अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग सरकारी जॉब ही करें, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, कुछ और भी चीज़ कर सकते हैं। आज एक वर्ल्ड जो है आपका आपके समझ जो ना पूरा वर्ल्ड खुला है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो आपके मन में आइडिया आ रहा है समझिए कि आप उसके क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो आपके लिए आप आजकल के जो युग है उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो अगर लाइबल लगता है लाइक करने और शेयर करने जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।